नमस्कार। आप सुन रहे हैं वॉइस फॉर ब्लाइंड के समाचार प्रभाग से साप्ताहिक समाचार, जिसे अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ट्रेनों में गैर वातानुकूलित कोविड केयर आइसोलेशन कोचों पर जल्दी सौर परावर्तक कोटिंग की जाएगी। इससे बढ़े हुए तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। रेलवे द्वारा उठाया गया ये कदम यात्रियों को झुलसा देने वाली गर्मी में राहत पहुंचा सकता है। ऐसे 100 कोचों पर इसका परीक्षण किया जा सकता है। देश के कुछ हिस्सों में 40 डिग्री से अधिक तापमान बढ़ने पर अधिक ग्रीष्मकाल के दौरान इन कोचों में बढ़ती गर्मी पर नीति आयोग द्वारा जताई गई चिंताओं के बीच ये कदम उठाया गया है। गौरतलब है कि देश भर के 215 रेलवे स्टेशनों पर कोविड संदिग्धों की देखभाल के लिए रेलवे ने देश भर में 5,231 कोच को आइसोलेशन कोच में तब्दील कर दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 शिखर सम्मेलन के मौजूदा प्रारूप को पुराना करार देते हुए इसे सितंबर तक टाल दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि समूह में भारत समेत रूस, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री श्री मोदी की जीवनी में बचपन की तस्वीरों से लेकर कई दुर्लभ किस्सों को शामिल किया गया है। इस किताब को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने जारी किया है। इस किताब का शीर्षक है नरेंद्र मोदी समृद्धि और विश्व शांति के अग्रदूत। इसके सह लेखक आदिश जी अग्रवाल बोले हैं, लॉकडाउन के कारण पुस्तक का विमोचन ऑनलाइन किया गया। ये हिंदी समेत 20 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वर्ष की एक बड़ी खगोलीय घटना 21 जून को होने जा रही है। इस दिन सूर्य ग्रहण का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। 2009 के बाद ये सबसे अधिक समय तक का और अब तक का सबसे बड़ा ग्रहण होगा। ग्रहण के दौरान सूर्य का लगभग 80% हिस्सा नजर नहीं आएगा। भारतीय विदेश सेवा के 1986 बैच की अधिकारी गायत्री आई कुमार ब्रिटेन में भारत की नई राजदूत बनाई गई हैं। वर्तमान में वे बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारतीय राजदूत हैं। केंद्र सरकार ने एक देश एक कृषि बाजार नीति के तहत किसानों को फसल कहीं भी बेचने के लिए कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार अध्यादेश और किसानों व व्यापारियों को जोड़ने के लिए कृषि सेवा अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की अध्यक्षता में 3 जून 2020 को उनके आवास पर करीब 2 घंटे चली कैबिनेट बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की योजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। इस साल की शुरुआत में प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल यात्रा में इसकी घोषणा की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के वैज्ञानिकों ने 7 सप्ताह के रिकॉर्ड समय में कोविड-19 का टेस्ट करने के लिए लैब तैयार कर ली है। यहाँ रोज 100 से 200 जांच की जा सकती है। इसमें वैज्ञानिकों के साथ काम करने वाले विशेषज्ञ स्टाफ को आउटसोर्स पर बुलाया जा रहा है। कोरोना पर भारत को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। अभी दुनिया भर में जांच के लिए RT-PCR ही सबसे भरोसेमंद माना जा रहा था, पर भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे वायरस का फैलाव कम समय व 40% कम खर्च में पता लगाया जा सकता है। इससे सबसे तेज जांच बताया जा रहा है। विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रह चुके रवीश कुमार को फिनलैंड में देश का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। भारत में लोकल सर्किल के एक ऑनलाइन सर्वे में ये कहा गया है कि ज़्यादातर अभिभावक नहीं चाहते कि अभी स्कूल खोला जाए। अधिकतर अभिभावकों ने कहा है कि जब 21 दिन तक कोरोना का कोई केस ना आए तभी स्कूल खोला जाए। भारतीय विदेश सेवा के
1999 बैच के अधिकारी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को दिवालिया कानून में संशोधन के अध्यादेश पर मुहर लगा दी। केंद्रीय कैबिनेट से इस अध्यादेश को बुधवार को मंजूरी मिली थी। अध्यादेश के तहत 6 महीने से अधिकतम 1 वर्ष तक की छूट मिलेगी। साथ ही बाजार से जुड़ी और प्रभावित संपत्ति के तय समय पर निस्तारण की प्रक्रिया को मंजूरी देने वाली आईबीसी की 3 धाराओं को निश्चित समय के लिए निलंबित किया जाएगा। वहीं 25 मार्च से पहले कोरोना से इतर मामलों में पूर्व के कानून के तहत कार्रवाई होगी। मजदूरों के मसीहा के नाम से मशहूर हो चले दक्षिण भारतीय फिल्मों के बड़े विलन सोनू सूद की हिंदी फिल्म सिनेमा में भी अपने पैर फिर से जमाने की कोशिश रंग लाई है। शीतल पेय बनाने वाली जिस कंपनी ने सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है, उसी कंपनी ने अब सोनू सूद को अपने सोशल मीडिया कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया है। मौजूदा फुटबॉलरों में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक और उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 35 वर्षीय रोनाल्डो $1 बिलियन यानी करीब 7,562 करोड़ रुपए की कमाई करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी भारत को दी है। एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। फरवरी में एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी। फोर्ब्स पत्रिका की वार्षिक सूची में अभिनेता अक्षय कुमार बॉलीवुड के इकलौते सबसे महंगे सितारे के रूप में शामिल किए गए हैं। फोर्ब्स ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले सितारों की सूची जारी की है। पिछले एक साल में अक्षय की कमाई 3.66 अरब रुपए की है। इस सूची में 4.59 अरब रुपए की कमाई के साथ अमेरिकी मीडिया हस्ती और मॉडल काइल जेनर शीर्ष पर हैं। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों के लिए खास योजना को मंजूरी दी है। सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा की है। लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इस योजना का उद्देश्य है छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना। ये लोन बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होगी। इस तरह के कारोबारी 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, इससे जिसे 1 साल के अंदर किस्तों में चुकता करना होगा। इस योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए वेब पोर्टल से युक्त डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, जिस पर नियंत्रण के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया जा रहा है। सूचना टेक्नोलॉजी पर आधारित इस प्लेटफॉर्म से रेहड़ी पटरी और फेरी लगाने वाले कारोबारियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। ये फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है। दुनिया में इस समय कोरोना वायरस का संकट फैला हुआ, लेकिन इसके साथ भी कई तरह की मुश्किलें सामने आ रही हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि रूस में तेल को लेकर आपातकालीन घोषणा हुई हो। साल 2016 की एक दुर्घटना में एक अन्य प्लांट ने पास की नदी में तेल लीक करवा दिया था, जिससे नदी लाल रंग में बदल गई थी। इस घटना के लिए कंपनी पर $1,000 से कम का जुर्माना लगाया गया था। केंद्र सरकार ने मनुष्य और पशुओं की मौत रोकने हेतु 5 जून 2020 को राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के यूजी पीजी के दिव्यांग छात्र ओपन बुक एग्जाम में लिपिक यानी स्क्राइब का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलेज व विभागों को दिव्यांग छात्रों के लिए लिपिक की व्यवस्था करने में मदद करनी है। इसके लिए छात्रों को कॉलेज व विभाग के माध्यम से अनुरोध भेजना होगा। गौरतलब है कि ग्रेजुएट छात्रों के लिए 1 जुलाई से ओबीई प्रारूप में ऑनलाइन परीक्षा करने जा रहा है।
दिव्यांग छात्रों के लिए अलग गाइडलाइन जारी की गई है। इनके लिए परीक्षा की समय अवधि 5 घंटे के साथ लिपिक की व्यवस्था करने को भी कहा गया है। छात्र लिपिक को अपने साथ कॉमन सर्विस सेंटर पर भी परीक्षा के लिए ले जा सकेंगे। गौरतलब है कि जिन छात्रों के पास इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है या नेटवर्किंग की दिक्कत है, वे सरकारी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर परीक्षा दे सकते हैं। डीयू का सामान्य सहायता प्रकोष्ठ सेल दिव्यांग छात्रों की हर संभव मदद करेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं छात्रों के लिए संभव हो सकेगा जो दिल्ली में होंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सहायक की मदद से परीक्षा देने वाले 10वीं व 12वीं के दिव्यांग परीक्षार्थियों को लंबित परीक्षा में शामिल न होने का विकल्प दिया है। बोर्ड का कहना है कि इनका परिणाम वैकल्पिक मूल्यांकन योजना के अनुसार घोषित किया जाएगा। लंबित परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अगर सहायक की मदद से परीक्षा देने वाला कोई दिव्यांग परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहता है तो वो अपने स्कूल को अवगत करा सकता है, क्योंकि ये बच्चे किसी के साथ आएंगे तो उनको कोरोना वायरस से निपटने के सामाजिक दूरी के नियम का पालन संभव नहीं हो पाएगा। सीबीएसई ने विदेशों में भी लंबित परीक्षाएं नहीं कराने का निर्णय लिया है। महामारी के चलते टाली गई संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2020 अब 4 अक्टूबर को होगी। पहले ये 31 मई को होने वाली थी। वहीं सिविल सेवा मुख्य परीक्षा अगले साल 8 जनवरी को होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए वैकल्पिक शिक्षण कैलेंडर जारी किया गया है। इससे लॉकडाउन में शिक्षण संस्थान बंद होने से छात्रों को घर बैठे पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय के निर्देश पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार इस कैलेंडर में दिए गए दिशा निर्देशों से शिक्षकों को विभिन्न तकनीकों और सोशल मीडिया तंत्र के जरिए पढ़ाई के तरीकों को रोचक बनाने में मदद मिलेगी। आईआईटी मद्रास कामकाजी युवा और इंजीनियर बनने का सपना पाले 12वीं पास छात्रों के लिए कोर्स शुरू करने जा रहा है। इसमें छात्रों को जुलाई से दिसंबर 2020 तक 400 ऑनलाइन कोर्स करने का अवसर मिलेगा। ये सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए छात्रों को मामूली फीस देनी होगी, जबकि केवल ज्ञान अर्जन की चाहत रखने वालों के लिए ये मुफ्त होगा। एक प्रमुख ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि तांबे में बैक्टीरिया और वायरस को मारने वाले तत्व होते हैं, इसलिए दरवाजे के हैंडल, रेलिंग और ग्रिल आदि पर तांबे की परत चढ़ाने पर वायरस 4 घंटे में मर सकता है। साउथ एटन यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम कैविल के मुताबिक संक्रमित द्वारा दरवाजे के हैंडल, सीढ़ी की रेलिंग को छूने पर भी दूसरे को संक्रमण की आशंका है। स्टील और प्लास्टिक के डोर हैंडल पर वायरस 3 दिन जिंदा रह सकता है, इसलिए तांबे की परत से वायरस से जल्द छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर विलियम के अनुसार किसी चीज के संपर्क में आते ही तांबे के अयस्क के अणु सक्रिय हो जाते हैं। धातु के अणु वायरस की लिपिड मेम्ब्रेन पर हमला कर देते हैं। मेम्ब्रेन ही वायरस को जिंदा रखता है। तांबे के अणु वायरस की कोशिका में घुसकर डीएनए को निष्क्रिय कर देंगे, जिससे वह खत्म हो जाएगा। गौरतलब है कि पोलैंड में बसों में तांबे के परत वाले हैंडल लगाए गए हैं। चिली और ब्राजील एयरपोर्ट पर लगे क्रियोस के बटन पर तांबे की परत चढ़ाई गई है। अमेरिकी जिम में भी सभी उपकरणों पर तांबे की परत चढ़ाई जाती है। ये रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने रॉकेट यान से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में भेजकर इतिहास रचा है। दोनों यात्री सफलतापूर्वक अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंच गए हैं। इसी के साथ स्पेस एक्स मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी कंपनी बन गई है, जबकि बीते 1 दशक में ये पहला मौका है जब अमेरिका की धरती से मानव को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है। स्पेस एक्स की इस सफलता के साथ ही इसे अंतरिक्ष पर्यटन की दिशा में
बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। एक ताजा अध्ययन से पता चला है कि धरती पर वन्य जीवों के छठे सामूहिक विलुप्तीकरण का खतरा मंडराने लगा है। शोध से जुड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कुदरत के साथ भयानक इंसानी खिलवाड़ नहीं होता तो ये वन्य जीव 10,000 साल तक धरती पर रहते। आज आलम यह है कि सुमत्राई राइनो, विशाल एस्पोनोला कछुआ और हाइलोक्वीन मेढक जैसे रीढ़ की हड्डी वाले जमीनी वन्य जीवों की तादाद तो 1,000 से भी कम रह गई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि विलुप्तीकरण अपरिवर्तनीय होता है और एक प्रजाति के खत्म होने से उस पर निर्भर दूसरी प्रजाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ना निश्चित है। नासा ने हाल ही में अपने शोध में एक अन्य ब्रह्मांड का पता लगाया है। नासा के अनुसार ये ब्रह्मांड, जहाँ पर सब कुछ हमारे ब्रह्मांड से बिल्कुल विपरीत है, सरल भाषा में कहें तो वहाँ पर समय आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत बार देखा गया है कि हाई एनर्जी के कण कई बार अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं। इन कणों के बारे में तभी पता चलता है जब वो अंतरिक्ष से नीचे की ओर आते हैं, लेकिन इस बार वैज्ञानिकों को इसकी उल्टी प्रक्रिया दिखी, जिससे ये साफ हो गया है कि एक ऐसा ब्रह्मांड है जहां पर वक्त उल्टा चलता है। हालांकि शोध पर काम कर रहे वैज्ञानिकों ने अभी तक इसकी अधिक जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा है कि शुरुआती नतीजे चौंकाने वाले हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर मापने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है जो स्मार्टफोन टूल की मदद से बिना रक्त के नमूने लिए हीमोग्लोबिन के स्तर का माप कर सकता है। ये तकनीक सिर्फ पलकों की तस्वीर देखकर रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन के स्तर का पता लगा सकती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन के संचरण में मदद करता है। ये अहम शोध ऑप्टिका जर्नल में प्रकाशित हुआ है। किस्सा कुछ यूं में आज क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं का एक किस्सा। भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों में चापेकर बंधुओं का नाम सदैव सम्मान से लिया जाता है। दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर ये 3 भाई थे जिन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हुए रानी विक्टोरिया के पुतले पर कालिख पोत दी थी। देश की अस्मिता के लिए तीनों ने फांसी का फंदा स्वीकार किया। दामोदर जी को 18 अप्रैल 1898 को, वासुदेव को 8 मई 1899 व बालकृष्ण को 12 मई 1898 को फांसी पर चढ़ाया गया था। किस्सा कुछ यूं था कि सनातनी होने के कारण चापेकर बंधुओं की रगों में देशभक्ति और धर्म कूट कूट कर भरा था। उस दौर में अंग्रेज अत्याचार के साथ हिंदू धर्म की निंदा करते और मखौल उड़ाते थे, किंतु लोग आक्रोश के बावजूद उनके विरुद्ध कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन्हीं दिनों मुंबई में फोर्ट क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य की रानी विक्टोरिया का एक बड़ा पुतला लगाया गया। उसकी ऊंचाई 42 फुट थी। संगमरमर से बना यह पुतला बड़ौदा के तत्कालीन महाराज खांडेराव गायकवाड़ ने 18,000 पाउंड खर्च कर बनवाया था। इस पुतले में विक्टोरिया गहनों से सजी गर्वोविक्त के साथ बैठी हुई थी। इस पुतले को देखकर भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा और बढ़ गई। तब चापेकर बंधुओं की इच्छा हुई कि पुतले को पत्थर से मार मार कर ध्वस्त कर दें, किंतु पास ही में पुलिस चौकी होने से ये संभव नहीं था। तब चापेकर बंधुओं ने दूसरी योजना बनाई। 16 अक्टूबर 1896 को दशहरे के दूसरे दिन वे रात्रि के 2 बजे टिन के एक डिब्बे में डामर और पुराने जूते की माला लेकर पहुंचे। पहले पुतले को डामर से नहलाया, फिर जूतों की माला पहनाई और गुप्त रूप से निकल गए। दूसरे दिन हंगामा मच गया और रानी विक्टोरिया उपहास का पात्र बन गईं। इस कार्य से प्रेरित होकर कालिख पोतने का सिलसिला चल पड़ा। बाद में नागपुर में दामले तथा जोशी नामक 2 देशभक्तों ने रानी के पुतले पर कालिख पोता। ऐसी ही घटना प्रयागराज में भी हुई।
1942 में तो मुंबई की इसी पुतले की किसी ने नाक तोड़ दी थी। इसी के साथ साप्ताहिक समाचार का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। सुविचार के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। जीवन में जब भी खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये ख्याल ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी तकलीफ क्यों नहीं देखता, मेरे दुख क्यों नहीं कम करता। पर याद रखना चाहिए हमें, जब इम्तहान चल रहा होता है तब शिक्षक हमेशा चुप रहते हैं। यदि आपको ये प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। आपके सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा। वॉइस फॉर ब्लाइंड आपके सुखद और सफल भविष्य की कामना करता है। जय हिंद, जय भारत।